हेलो एवरीवन, हम एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6। आज का टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी में आपके लिए मेंस और प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। साथ ही साथ आप अगर क्वेश्चन लिख रहे हैं तो राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी और प्रीलिम्स के आधार पे भी आपका क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन आंसर कॉन्सेप्ट जो भी है सारा कुछ क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की है। कौन कौन सी है? घूर्णन और परिक्रमण। एक ही दोनों दो गति है पृथ्वी की, एक नहीं समझिएगा, पृथ्वी की दो गतियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी? घूर्णन और परिक्रमण। अब हम जानेंगे घूर्णन और परिक्रमण में क्या अंतर है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी है, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, ठीक है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे जब घूम रही है इस तरीके से तो इसको हम क्या कहेंगे? घूर्णन कहेंगे। वहीं अगर पृथ्वी जो है ये सूर्य है, ठीक है, और ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ऐसा हमने पढ़ा था ना फर्स्ट क्लास में कि जो सूर्य है उसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको परिक्रमण कहेंगे। इस तरीके से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और अपने अक्ष पे घूमते हुए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो इसको भी समझना है, ठीक है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, पता है ना। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी ग्रह है और सूर्य तारा है। हमने देखा था कि सूर्य और तारा और ग्रह में क्या अंतर है। तारा के पास अपनी ऊष्मा प्रकाश होती है लेकिन ग्रह के पास नहीं। तो उसी तरीके से पृथ्वी के पास कुछ अपना ऊष्मा या प्रकाश नहीं है। ये तारा मतलब सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर है वहाँ रात होती है। इसको इस तरीके से समझिए। ये मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, सन है, और ये पृथ्वी है। तो एक टाइम में अगर पृथ्वी घूम रही है तो एक टाइम में सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी के एक ही भाग में जाएगा, है ना, एक भाग में जाएगा। लेकिन जब पृथ्वी घूमते 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 पृथ्वी का ये वाला साइड अगर इस तरफ आ जाएगा और ये वाला साइड इस तरफ आ जाएगा तो इधर लाइट और इधर फिर लाइट नहीं, मतलब कि उधर अंधेरा यानी रात होगा, ठीक है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक। यह वृत्त कक्ष के साथ नहीं मिलता है। आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। चित्र 3.2 में आप देखिए, यह है प्रदीप्ति, क्या है? प्रदीप्ति वृत्त है, इसको हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। और ये क्या कर रहा है? वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है। इधर ये सन है, ठीक है, सन है, सन की ये प्रकाश है, सन की लाइट है, और यहाँ पृथ्वी के इस वाले भाग पे सन के प्रकाश जा रहा है, ठीक है। और ये भाग जो है पृथ्वी का ये अंधेरा है, यहाँ रात है। तो ये जो वृत्त बना रहा है, ये वृत्त, इसी को हम क्या कहेंगे? दिन और रात को जो डिवाइड कर रहा है ये वृत्त, इसको हम क्या कहेंगे? इसको प्रदीप्ति वृत्त कहेंगे, ठीक। जैसा कि आप 3.2 में देख सकते हैं, घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होती है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि घूर्णन के कारण या परिक्रमण के कारण, तो हम क्या कहेंगे? घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है, ठीक है। अपने अक्ष पर एक चक्कर इन द सेंस एक चक्कर, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का ये पूरा चक्कर कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का। कल भी हमने देशांतर जब हम पढ़ रहे थे वहाँ भी हमने डिस्कस किया था। और ये पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगा रही है कितने टाइम में? 24 घंटे में। तभी तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है ना। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, यह पृथ्वी की दैनिक गति है। तो घूर्णन के समय जो काल है उसको पृथ्वी दिन कहेंगे और यही पृथ्वी की दैनिक गति है, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है।
यहाँ देखिए पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल। हमने देखा था पृथ्वी ये उत्तर में उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। पृथ्वी का कक्षीय समतल है जो कि कितने है, पृथ्वी के कक्षीय समतल का लंब कितना है, 23.5 डिग्री। और यहाँ इसको देखिए ये 66.5 डिग्री है। यहाँ से कर्क रेखा, विषुवत वृत्त, मकर रेखा, हमने पढ़ा था ना कि कर्क रेखा किसको कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है एंड 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। तो ये सबको रिवाइज भी करते रहना है, तभी आपका आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए हमने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में जो भी पढ़ा था, हमने थर्ड क्लास में वो सारा कुछ फिर से आ रहा है ना, इसी तरीके से आगे के भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? बात तो सही है भाई, ये क्वेश्चन तो दिमाग में आना चाहिए कि पृथ्वी घूम रही है तो दिन और रात हो रहा है, ठीक है। अगर पृथ्वी ना घूमे तो क्या हो सकता है? तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। जैसा कि अभी हमने देखा कि पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, तो इस पृथ्वी घूम रही है तो सूर्य के तरफ वाले भाग में हमेशा क्या होता है, दिन होता है इस वाले भाग में। तो यहाँ अगर पृथ्वी घूम रही है ना, तो अभी तो इस भाग में दिन है, लेकिन घूमते घूमते पृथ्वी का इस भाग इस तरफ भी जा सकता है और इस भाग ये तरफ भी आ सकता है, तो यहाँ भी दिन हो जाएगा। लेकिन अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, यह होगा कि पृथ्वी का ये जो भाग है ना, इस तरफ वाला भाग, सूर्य के तरफ वाला भाग, हमेशा यहाँ दिन होगा और इस वाले भाग में हमेशा रात होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इस वाले भाग में पृथ्वी के यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, क्योंकि सूर्य के ताप लगातार वहाँ आ रहा है, गर्मी होगी, और दूसरे वाले भाग में हमेशा अंधेरा ठंडा, तो जीवन अवस्था वहाँ पे जीवन संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। जीवन संभव करने के लिए बैलेंस जरूरी है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी का एक वर्ष या 365 दिन, ठीक है, 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है 24 घंटे में, लेकिन ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो ये जो एक चक्कर पूरा करती है ना, जैसे पृथ्वी यहाँ से स्टार्ट किया और ऐसे ऐसे घूमते 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 फिर से यहाँ आ गई, तो ये कितने दिन में होता है पूरा? एक वर्ष, या इसको हम 365 दिन 1/4 आप कर सकते हैं, जो कि 365 दिन पूरा मानिए, और 6 घंटे 1/4 किसका? 24 का 1/4 क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है 24 घंटे में, ठीक है। इसका 1/4 कितना होगा? 6 होगा ना, तो 6 घंटे, 365 दिन और 6 घंटे, ठीक है, 6 घंटे में पृथ्वी जो है वो सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करती है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतु दिया गया है। सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी इस तरीके से सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ठीक। यहाँ देखिए 21 मार्च को क्या है कि इसको हम विषुव कहते हैं। 21 मार्च को क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। और 21 मार्च को क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें हैं ना, ये डायरेक्ट कहाँ होती है, ये इक्वेटर पे होती है, जिसकी वजह से यहाँ क्या होता है, यहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। विषुव है, इसको वसंत ऋतु कहेंगे। इक्वेटर पे घूमते घूमते फिर ये 21 जून हुआ। 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ होगी? ये उत्तरी गोलार्ध की बात करें, उत्तरी गोलार्ध में कहाँ? कर्क रेखा पे, ठीक है, कर्क रेखा पे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें होगी, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? ठंडा होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, और इसको हम क्या कहेंगे? उत्तरी अयनांत कहेंगे, तो इसको समझना है। और उसके बाद फिर यहाँ 23 सितंबर को फिर से सूर्य कहाँ आ गया? ये फिर से इक्वेटर पे आ गया, विषुवत वृत्त पे आ गया, तो यहाँ से फिर से विषुव हो गया और इसको हम वसंत ऋतु यहाँ भी कहेंगे। वहीं अगर फिर से पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ और यहाँ पे फिर सूर्य के जो डायरेक्ट किरणें हैं वो कहाँ होती है? मकर रेखा पे, दक्षिणी गोलार्ध में। तो मकर रेखा कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु होगा, समर ऋतु, क्योंकि वहाँ हीट ज़्यादा आ रहा है, और फिर उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है, और ये कब? 22 सितंबर को। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर कब लंबवत होती है, ठीक है, सूर्य की किरणें कब मकर रेखा पर लंबवत होती है, तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं, यहाँ से आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक।
जैसे कि ये क्या है 0 डिग्री, इसको हम क्या कहेंगे विषुववृत्त या इक्वेटर या भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ मतलब मकर रेखा। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सूर्य के घूमने का। ठीक, यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ में पृथ्वी कब जा रहा है, पृथ्वी का 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें कब लंबवत हो रही है, कब 21 जून को, 21 जून को। फिर से इक्वेटर पे कब 21 जून के बाद 23 सितंबर। यहाँ क्या है, ये क्या है 23.5 डिग्री नॉर्थ। फिर यहाँ पे 0 डिग्री मतलब इक्वेटर पे 23 सितंबर। उसके बाद फिर से यहाँ क्या है ये 23.5 डिग्री साउथ मतलब मकर रेखा, यहाँ पृथ्वी 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर। फिर से ये यहाँ घूमकर यहाँ आ गई पृथ्वी, और यहाँ कितना है 21 मार्च। ठीक है, इक्वेटर पे। तो सूर्य की किरणें इक्वेटर पे 2 बार लंबवत होता है, कब कब 23 सितंबर और 21 मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च, इसको ध्यान में रखना है। इक्वेटर पे मतलब विषुववृत्त पे सूर्य की किरणें लंबवत कब होती है 21 सितंबर और 23 मार्च। ठीक है, 23 मार्च। और कर्क रेखा पर 21 जून और मकर रेखा पर कब 22 सितंबर 22 दिसंबर। तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिए। 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री एंड 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा था कि यहाँ से 21 जून को 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा पर, फिर 23 सितंबर को 0 डिग्री पे विषुववृत्त पे, एंड 22 दिसंबर को 23.5 डिग्री साउथ मतलब मकर रेखा पे, एंड फिर से 21 मार्च को 0 डिग्री इक्वेटर पे। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बच्चे 6 घंटे मिलकर 1 दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। देखिए ये कौन सा है, यहाँ हमने देखा था, यहाँ हमने देखा था कि 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी जो है सूर्य के एक परिक्रमा पूरा करती है। तो हम इसको क्या एक वर्ष मानते हैं, 365 दिन का एक वर्ष होता है। ठीक है, तो ये जो 6 घंटा है, 6 घंटे 4 साल में मिलाकर 6 + 6 + 6 + 6 कितने दिन हो गए, कितने घंटे हो गए 24 घंटे। 24 घंटे बराबर कितना होता है, 1 दिन होता है। और यही 1 दिन मिलाकर जो एक्स्ट्रा 1 दिन जो बचता है वो साल में कब ऐड किया जाता है, लीप वर्ष। लीप वर्ष जब फरवरी 29 दिन का होता है। तो यहाँ से हम समझ गए ना कि फरवरी 29 दिन का क्यों होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त दिन को जो 24 घंटे के बराबर हो जाता है, तो इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। तो यहाँ से आप आई होप कि आप समझ गए होंगे कि फरवरी 29 दिन का कैसे होता है। एक वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उन्हें लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या 2026 जो आने वाला है ये लीप वर्ष है या नहीं, और नहीं है या है तो अगला लीप वर्ष कब है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगला ये भी पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब है। लीप वर्ष हम कैसे मानेंगे, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से डिवाइड करने के बाद पूरी तरीके से कट जाएगा, मतलब कि अच्छे से डिवाइड हो जाएगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा, तो आप समझिए कि उस साल क्या है, लीप वर्ष है। तो क्या 2026 4 से डिवाइड होगा, नहीं। 2027 4 से डिवाइड होगा, नहीं। 2028 4 से डिवाइड होगा, हाँ बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि 4 × 5 = 20 एंड 4 × 7 = 28। तो ये लीप वर्ष होगा। 2028 क्या होगा, लीप वर्ष होगा। इसके पहले लीप वर्ष कब हुआ था, 2024 में। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हर 4 साल में लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष इसके पहले 2024 में, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है ना, 4, 5 एंड 6 ये डिवाइड हो रहा है 4 से। अब नेक्स्ट लीप वर्ष कब होगा, 2028 में, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कल भी हमने देखा था कल की क्लास में कि पृथ्वी जो है दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और ये कौन सा पथ है, इस तरीके से दीर्घवृत्ताकार पथ है।
ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। यहाँ ध्यान में दीजिए कि पृथ्वी पूरे चक्कर में एक ही दिशा में झुकी हुई है ना, देखिए एक ही दिशा में इस तरीके से झुकी हुई है पृथ्वी। सामान्यतः वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अभी हमने देखा कि सूर्य के जो किरण है जहाँ डायरेक्ट जिस समय पड़ेगी उस टाइम वहाँ क्या होगा, गर्मी का मौसम होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चित्र 3.3 में आप देखेंगे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। हमने देखा था ना कि 21 जून को देखा कि 21 जून को पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है वो किधर झुका हुआ है। ये यहाँ देखिए, यहाँ बहुत माइनर से आपको दिख रहा होगा। पृथ्वी किधर झुका हुआ है, सूर्य की तरफ झुका हुआ है। ठीक, पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है सूर्य की तरफ झुका हुआ है। पृथ्वी सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होता है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। हमने कल भी देखा था, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। अब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही नहीं, ये सन है, पृथ्वी है, तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट कहाँ होगी, यहाँ इक्वेटर पे, कर्क रेखा पे, मकर रेखा पर। लेकिन ध्रुव पे क्या है, सूर्य की किरणें कैसे पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, जो कि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ठीक है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उत्तर अयनांत कब होता है, तो 21 जून को उत्तर अयनांत कहते हैं, जब उस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। नेक्स्ट है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी डेट है ना आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट कब होती है, मकर रेखा पर कब, तो कर्क रेखा पर 21 जून को, मकर रेखा पर 22 दिसंबर को। ठीक है, चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। कर्क रेखा कहाँ है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को ही तो कर्क रेखा कहते हैं ना, कल की क्लास में हमने देखा था। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया को अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो वो कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में। और क्रिसमस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। तो उस टाइम भारत में, उत्तरी गोलार्ध, भारत में ही नहीं केवल उत्तरी गोलार्ध में उस टाइम ठंड का मौसम रहता है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम रहता है। क्यों, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें उस टाइम लंबवत होती है। नेक्स्ट है 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होता है और इसे विषुव कहा जाता है। तो जब इक्वेटर क्या है, पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना इक्वेटर, विषुवत वृत्त। तो अगर यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत होगी 0 डिग्री पे, तो क्या होगा, दोनों तरफ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, अब पूरे पृथ्वी पर दिन और रात क्या होगा, पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसलिए इसको विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। यहाँ ध्यान दीजिए कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि पृथ्वी के जो घूर्णन है, घूर्णन की वजह से दिन और रात एंड पृथ्वी के परिक्रमण की वजह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, रिवाइज कीजिए और साथ ही साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ से अगर आप आंसर राइटिंग लिखना चाहते हैं तो आप आंसर राइटिंग भी लिख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप बताइए आंसर राइटिंग अगर आप लिखना चाहते हैं तो। ठीक है, उसका इवैल्यूएशन भी हम आपको करेंगे, मतलब बताएंगे कि आप मुझे आंसर लिख कर सेंड कीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या क्या सही है और इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है। साथ ही साथ यहाँ से अगर आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपका प्रीलिम्स बेसिस पे भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। रिवाइज करते रहिए, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।